हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 26 जून के न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। आज हमने टोटल 4 आर्टिकल लिया है और उस चारों आर्टिकल से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं मेंस में वो भी इसके नीचे लिखे हुए हैं। उसी के साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे जिसमें वो एज इट इज़ कनेक्टेड होंगे आर्टिकल से। उसका मॉडल आंसर्स आप इन द पीडीएफ फॉर्म टेलीग्राम चैनल से बैटल आईएएस के डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो पहला आर्टिकल लिया गया है वो है कास्ट सेंसस के ऊपर, ठीक है, जो 2027 में गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की है कास्ट सेंसस करने की, उसके ऊपर यह आर्टिकल है। सेकंड आर्टिकल है वोटर डी एनफ्रेंचाइजमेंट के ऊपर, ठीक है। क्या होता है डी एनफ्रेंचाइजमेंट, उसको हम डिस्कस करेंगे, जीएस पेपर 2 के लिए रिलेवेंट है। थर्ड आर्टिकल है ट्रीज इन सिटी, ये जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट के और इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए रेलेवेंट है ये। फोर्थ आर्टिकल है इंडियन कीमोथेरेपी ड्रग फील्ड क्वालिटी टेस्ट, ठीक है। ये आर्टिकल डिस्कस करेगा कि इंडिया में जो कीमोथेरेपी ड्रग्स बनाने वाली कंपनीज हैं उनके ड्रग्स किस तरह से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे फेल हुए। ये जीएस पेपर 2 के सेक्शन के लिए रेलेवेंट है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले आर्टिकल से। पहला आर्टिकल आपका रेलेवेंट केवल जीएस पेपर 2 के लिए नहीं है बट जीएस पेपर 1 के लिए भी है, क्योंकि ये डिस्कस करता है कि किस तरह से कास्ट सेंसस जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 2027 में होने का वो होगा, और उसकी जो मेथड है होने के, या जिसे हम लोग मेथोडोलॉजी कहते हैं, उसमें कौन कौन सी प्रॉबेबल दिक्कतें हैं, और दिक्कतें हैं तो उसका सल्यूशन क्या हो सकता है, ठीक है। ये इतना बड़ा आर्टिकल है, अगर आप पूरे आर्टिकल को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आपको समझ भी नहीं आएगा कि इसमें कौन सा हमारे मेंस के लिए रेलेवेंट है। तो यहाँ पे इस फॉर्म में लिखा गया है जिससे आप अपने की पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं अपने मेंस आंसर में, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं, जैसा आपको ऑलरेडी पता है कि 2027 में गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किए, उसका की कंपोनेंट किस फेसेस में होगा, ये जो 2027 का सेंसस अनाउंस किया गया है। इनको टोटल 2 फेसेस में रखा गया है। अप्रैल टू सितंबर 2026 में हाउस की लिस्टिंग की जाएगी, जिसमें ये देखा जाएगा इंडिया में टोटल कितने हाउसेस बने हुए हैं, ठीक है, चाहे शहर में हो गांव में हो, सबको काउंट किया जाएगा। सेकंड होगा पॉपुलेशन एन्यूमरेशन। एन्यूमरेशन मतलब क्या होता है, एक तरीके से लिस्ट बनाई जाएगी कि जो पॉपुलेशन है वो है कितनी एक्चुअल में, ठीक है। उसमें पॉपुलेशन रिलेटेड डेटा को लिया जाएगा। अब क्वेश्चन उठता है आखिर क्यों पॉपुलेशन इनैमोरेशन करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी तो हमें एग्जैक्ट डेटा मिलेगा। लेकिन सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि उसमें कास्ट इनमरेशन करने क्या इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ 10 लोग हैं तो 10 लोग में काउंट किया भाई 5 है, 5 मेल है, 5 फीमेल है। लेकिन अगर अब ये देखा जा रहा है कि 5 में से कौन जर्नल से बिलोंग कर रहा है, कौन SC ST है, कौन OBC है, फिर जर्नल के अंदर फर्दर कैटेगरीज ब्राह्मण क्षत्रिय, ये सारी चीज़ें देखना इज समथिंग व्हाट वी कॉल कास्ट इन्यूमरेशन, ठीक है। तो आखिर करते क्यों है, क्या इसकी ज़रूरत है, इससे गवर्नमेंट ने ये एक रीज़न दिया, इवन तो अपोजिशन की भी बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। तो उसका एक बेनिफिट ये होता है कि गवर्नमेंट टारगेटेड वेलफेयर डिलीवरी प्रोग्राम्स बना सकती है। इससे वो सेक्शन जो कि बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, जिसके पास प्रॉब्लम्स है, उनके लिए स्पेसिफिक पॉलिसीज़ बनाई जा सकती हैं। जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उनको पॉलिसी के फोकस में लाया जा सकता है, ठीक है। इसी के साथ जो रिजर्वेशन है और जो फंडिंग है उसको सपोर्ट मिलेगा, और वो उन लोगों के लिए होगी जिनको एक्चुअल में उसकी ज़रूरत है, ना कि उन लोगों के लिए जिन्होंने पेपर बना करके सिर्फ और सिर्फ अपने आप को शो किया है, ठीक है। तो ये रीज़न होता है कास्ट सेंसस को क्यों इंक्लूड किया जाए सेंसस में, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस आप कह सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कंसर्न्स क्या क्या है। सबसे पहला कंसर्न ये है कि जो डिज़ाइन है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर कही गई है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप अगर एक सेंसस करने वाला ही एक एडमिनिस्ट्रेटर है या एक अथॉरिटी है, लेट्स से ये एक बंदा है, ठीक है, ये आपके गांव में जाता है तो उसके पास एक क्वेश्चनेयर होता है। क्वेश्चनेयर में 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन जो भी डिज़ाइन किया जाए वो क्वेश्चंस रहेंगे। वो सवाल पूछता है कि भैया आप कौन सी कास्ट से हो, आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, वो क्या क्या करते हैं, ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो कंसर्न ये है कि इनके क्वेश्चन बहुत ही आउटडेटेड है। तो ये भी कहीं ना कहीं कंसर्न है कि जो कास्ट सेंसस करने की बात हो रही है,
क्या उसका उतना ज़्यादा आउटकम अच्छा होगा जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है? ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। इसको आप यूज़ कर सकते हैं अगर कभी क्वेश्चन पूछता है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स कास्ट सेंसस में, ठीक है, एज इट इज़ फ्रेम कर सकते हैं आप इसको। सेकंड है कि ट्रेनिंग, जो एन्यूमरेटर्स होते हैं जो गांव गांव जाके या शहर शहर जा करके लिस्टिंग करते हैं, उनको एडिक्वेट ट्रेनिंग अभी नहीं दी गई है किस तरह से आपको कास्ट सेंसस के डेटा को कलेक्ट करना है। और अगर हम प्रीवियस डेटा की बात करें जो हमारे पास करंट है 2011 का सेंसस, उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अंडर रिपोर्टिंग हुई। तो ये भी एक कंसर्न है कि यही अंडर रिपोर्टिंग कहीं 2027 में जो सेंसस होने की बात है उसमें तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंसर्न कहे जाते हैं। अब आता है इसका सजेशंस, क्या रिफॉर्म सजेशन दिए गए हैं, ठीक है, क्या इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कहा गया, भैया जो अभी तक हम लोग सेंसस करते हैं उसमें ये देखा जाता है कि हाउस होल्ड लेवल पे जो कास्ट डेटा है उसको ना इंक्लूड किया जाए, बल्कि इंडिविजुअल लेवल ऑफ कास्ट आइडेंटिफिकेशन किया जाए। इसका मतलब क्या है, जैसे आपके घर में मैं एक काउंटिंग मेंबर हूँ, ठीक है, मैं आपके यहाँ पूछने आया कि आपके यहाँ आपके घर पे कितने लोग हैं, ठीक है, मैं आपके फादर से मिला, तो फादर से सबसे पहला सवाल पूछे भाई आप कौन सी कास्ट से हैं। तो अगर उनमें ये कहा गया भाई साहब हम जनरल कास्ट से हैं, तो मैं अभी तक जो डेटा मेरे पास है या अभी तक जो एक यूजुअल प्रैक्टिसेस हैं उसके अकॉर्डिंग जो हेड ऑफ द फैमिली जिस कास्ट का होगा उसकी पूरी फैमिली उसी कास्ट की मानी जाएगी। इसी को कहते हैं हाउस होल्ड लेवल कास्ट डेटा। मतलब जो हेड ऑफ फैमिली जिस कास्ट का है बाकी लोग भी उसी कास्ट से बिलोंग करेंगे। लेकिन इस बार जो रिफॉर्म सजेशन किए जा रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि भाई ऐसा है कि आप बाकी मेंबर से ही पूछो वो किस कास्ट के हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इंटर कास्ट मैरिजेस हुई हों, ठीक है, जिसकी वजह से कास्ट चेंज हो। तो अगर आप एक साथ बोलते हैं एक ही डिज़ाइन सब पे अप्लाई कर दोगे, कहीं ना कहीं डेटा इनएडिक्वेट होगा, बहुत सही डेटा नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक सजेशन है। फिर कहा गया है जो कास्ट डेटा है, केवल कास्ट मत देखो आप कि भाई ये ब्राह्मण क्षत्रिय क्या है, इसको मत देखो, बल्कि इस डेटा के साथ आप इंक्लूड कर दो सोशियो इकोनॉमिक डिटेल भी, ठीक है। तो इससे ये आइडिया लगेगा कि अगर एक क्षत्रिय है या एक ब्राह्मण है तो ये देखा जाए कि ब्राह्मण काम क्या कर रहा है, उसके पास कितनी लैंड है, उसके पास कितनी एजुकेशन है। तो उससे ये आइडेंटिफाई हो पाएगा ऑल ओवर इंडिया लेवल पे कि किस कास्ट के लोगों के पास कौन सा ऑक्यूपेशन ज़्यादा है, कितनी लैंड ओनरशिप है, कितना एजुकेशन है। फिर देखा जाएगा अगर मान लो कोई लोअर कास्ट है उसके पास कितना कम है। तो इससे होगा क्या, इससे कहीं ना कहीं एक टारगेटेड पॉलिसी बनाई जा सकेगी और वो पॉलिसी इन सब वल्नरेबल सेक्शन के लिए हेल्पफुल होगी। अब आता है सवाल क्या हर्डल्स हैं इन सब चीज़ों को करने के लिए, जो मैंने आपको ऊपर रिफॉर्म्स बताए इनके लिए हर्डल क्या है। सबसे पहली जो एन्यूमरेटर होता है जो कास्ट डेटा को कलेक्ट करता है उसके पास ऑलरेडी बर्डन बहुत है, अगर ये सारी चीज़ें ऐड होंगी तो ओवर बर्डन और होगा, ठीक है। और अभी इसका प्रॉपर जो क्लासिफिकेशन है वो करना थोड़ा डिफिकल्ट है। आप कैसे क्लासिफाई करोगे भाई साहब, ये कास्ट डेटा है, ये सोशियो इकोनॉमिक डेटा है, ये आपका लैंड डेटा है, ये करना, इस सबको इंटीग्रेट करना और एक प्रॉपर फॉर्म में एक पूरे सेंसस को रिलीज करना, ये बहुत बड़ा टास्क है, ठीक है। तो और मेन चीज़, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि डिफिकल्ट भी, इट इज़ नॉट एन ईजी थिंग कि हर चीज़ को इंटीग्रेट कर दिया जाए, जितने भी फैक्टर्स हैं कास्ट सेंसस के। और पास्ट में अटेम्प्ट भी हुए थे लेकिन वो उतने अच्छे से नहीं सक्सेसफुल हो पाए, क्योंकि क्लैरिटी पहली बात तो ढंग से नहीं थी कि आप कलेक्ट क्या कर रहे हो, और लिंकेजेस प्रॉपर नहीं थे कि आप कैसे सोशो इकोनॉमिक डेटा को कलेक्ट करोगे। अभी करंट सेंसस जो है वो SC/ST के डेटा को तो कलेक्ट करता है, लेकिन अभी जो कास्ट सेंसस की बात हो रही है एक साथ सभी की कास्ट को कहीं ना कहीं काउंट करने की बात की गई है, ठीक है। तो उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, कौन कौन से कंसर्न्स हैं, आप एक बार इसको दोबारा पढ़िएगा और फिर आप उससे अपने की पॉइंट्स आंसर के निकाल सकते हैं। फिर GS पेपर 2 में सोशल जस्टिस सेक्शन से क्या सवाल आया था उसको देखते हैं। तो सवाल ये था, द कास्ट बेस्ड सेंसस कैन बी अ डबल एज्ड स्वॉर्ड, डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीसेंट डिमांड फॉर कास्ट एन्यूमरेशन। तो ये अपने आप में एज इट इज क्वेश्चन है, 2021 में आया हुआ था, ठीक है। आप एक बार आर्टिकल को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से कास्ट बेस्ड सेंसस एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है। आप सोचो कैसे हो सकता है, आप कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि आप जिस कास्ट के हो, आपके घर के बगल वाला कौन सी कास्ट का, आपको नहीं लगता इससे डिस्क्रिमिनेशन और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे।
बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे दैट इज डिफरेंट थिंग, बट ये बोल रहे हैं डबल एज्ड स्वॉर्ड कैसी है, ठीक है, वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर इसमें जो प्रैक्टिस क्वेश्चन एज इट इज इसी आर्टिकल पे जो मैंने बनाया है वो है एग्जामिन द नीड फॉर शिफ्टिंग फ्रॉम हाउस होल्ड लेवल टू इंडिविजुअल लेवल कास्ट एन्यूमरेशन इन द इंडियन सेंसस, इंडिया सेंसस, व्हाट बेनिफिट्स एंड कंसर्न्स डज दिस रेस। अभी मैं आपको बता रहा था क्या होता है हाउस होल्ड लेवल, फिर क्या होता है इंडिविजुअल लेवल कास्ट एन्यूमरेशन, ठीक है। इसका मॉडल आंसर आप पीडीएफ में देख सकते हैं। और मॉडल आंसर देखने से पहले एक बार आप कोशिश करिए खुद से सोचने की, जो आपको आर्टिकल में बताया गया है। सेकेंड आर्टिकल है हमारा, ये जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस सेक्शन के लिए रेलेवेंट है। इसमें ये बताया गया है जो माइग्रेंट्स हैं उनको उनके वोटिंग राइट्स किस तरह से प्रॉब्लम में हैं, ठीक है। जिस तरह से इस साल बिहार इलेक्शन होने वाले हैं, तो इसमें बिहार, केवल अगर बिहार की बात किया जाए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा माइग्रेशन रेट है, और इतना माइग्रेशन है प्लस साथ ही साथ बिहार इलेक्शन में जा रहा है, तो क्वेश्चन ये उठता है कि टोटल जो टर्नर आउट है वो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा ये उन वोटर्स से जो कि माइग्रेट कर चुके हैं बिहार से। क्या वो लौट के आएंगे अपना वोट डालने के लिए, या फिर वहीं पे रहेंगे, उनके वोट मिस हो जाएंगे, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है। अगर हम माइग्रेशन डेटा की बात करें तो ओवरऑल इंडिया में 28.9% माइग्रेशन है 2021 की बात करें, जिसमें बिहार 50% से ज़्यादा हाउस होल्ड अफेक्टेड हैं माइग्रेशन से। अगर हम मेन की बात करें वो वर्क के लिए माइग्रेट करते हैं, वुमेन मैरिजेस के लिए माइग्रेट करती हैं। अब देखते हैं व्हाट इज़ वोटर डिसएनफ्रेंचाइजमेंट। सबसे पहले इस वर्ड को समझते हैं, वोटर डिसएनफ्रेंचाइजमेंट। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि एक ऐसा इंसान जो कि लीगली वोट डालने के लिए एलिजिबल है बट वोट नहीं डाल पा रहा ड्यू टू सर्टेन रीजंस, ठीक। और रीजंस क्या हो सकते हैं? पहली बात तो उसके पास वोटर आईडी नहीं होगी, 21 साल का है बट वोटर आईडी नहीं है। कहाँ पे? जहाँ जिस लोकेशन, अगर उसने माइग्रेशन किया है तो मान लो एक बिहार से एक इंसान बैंगलोर माइग्रेट किया है, तो बैंगलोर में उसके पास कोई वोटर आईडी नहीं है जैसे वो वोट डाल सके। उसी के साथ कौन कौन से रीज़न होते हैं जो माइग्रेंट जिसकी वजह से वोट नहीं डालते? एक तो ये रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न है ट्रैवल कॉस्ट और टाइम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो ट्रैवलिंग होती है या समय जाता है उसके लिए एम्प्लॉयर उस एम्प्लॉय को जो वोट डालने जा रहा है उसको कोई फ़ायदा नहीं देता, बल्कि इवन पगार और काटता है। वही सेम रीज़न, लॉस ऑफ डेली वेजेस। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या मैकेनिज्म का यूज़ किया जा सकता है जिससे ये वोटर डिसएनफ्रेंचाइजमेंट उतना ज़्यादा ना हो। तो उसमें पहला है कि एक स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए बसेस का, कि भाई साहब ये बसेस जो हैं ये उन लोगों को एक जगह से लेंगी और ला करके वोट डलवाएंगी। इससे उनकी क्या बचेगा? उनकी कॉस्टिंग बच जाएगी। सेकेंड, एक ये सोल्यूशन है कि रिमोट वोटिंग करनी चाहिए, ठीक है। रिमोट वोटिंग का मतलब क्या है कि जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से हम लोग वोट डालते हैं, तो अगर बिहार के लोग हैं तो वो लोग क्या करें, बिहार के ही अपने वोट को बैंगलोर में डालें, ठीक है। इस तरह से मैकेनिज्म अगर इलेक्शन कमीशन बनाए तो। थर्ड एक चीज़ है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी ही स्विच मार दें। अगर एक लेबर जो बिहार से बैंगलोर में आकर के रह रहा है और उसको रहते हुए 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, तो ये सोल्यूशन कहता है कि इस वर्कर को, लेबर को यहीं की वोटर आईडी दे दो, और वोटर आईडी दे दोगे तो उससे क्या होगा, ये बैंगलोर में वोट डालेगा। लेकिन क्या ये चीज़ करना इतना आसान है? उसमें कौन कौन से चैलेंजेस हैं? पहली बात तो वेरिफिकेशन अभी भी माइग्रेशन का नहीं हो पाता। भाई कैसे डिसाइड करोगे ये बंदा माइग्रेट किया है, ठीक है। ये भी एक कहीं ना कहीं इस चीज़ को वेरीफाई करना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। क्या पता वो 6 महीने से कम अगले में कहीं और चला जाए, फिर कहीं और हो जाए, तो बहुत ही डायनामिक स्विच होता है वहाँ लेबर्स का, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, जो लोकल लॉज होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा एम्बिगुअस है, या ऐसे बोलो कंफ्यूजिंग है। इस वजह से हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट एज इट इज़ नहीं कर सकते हैं, जो मैंने आपको सोल्यूशंस लिखे हैं। थर्ड क्या है, अगर एक बिहार का वोटर बैंगलोर में आएगा तो कहीं ना कहीं जो बैंगलोर कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो नेता होगा उससे कहीं ना कहीं फील होगा कि भाई मेरा वोट डाइल्यूट हो रहा है अब, है कि नहीं। इवन तो लोकल जो मेंबर्स होंगे उनमें कहीं ना कहीं एक टसल होगा कि ये बाहर का इंसान आके हमारे यहाँ वोट डाल रहा है, इसकी भी एक वैल्यू है यहाँ पे। तो ये इंटरनल या रीजनल कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट कर सकता है। सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन क्या है, एक मिक्स्ड अप्रोच होना चाहिए जिससे जो इंटर स्टेट माइग्रेशन हो रहा है और इंट्रा स्टेट माइग्रेशन। व्हाट इज इंटर स्टेट माइग्रेशन? मतलब जो बिहार से
बैंगलोर आ रहा है। व्हाट इज इंट्रा स्टेट? जो बिहार के अंदर ही एक जिले से दूसरे जिले में माइग्रेट कर रहा है, इसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट। ठीक है, एक बैलेंस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में और इलेक्टोरल इंक्लूसिविटी में। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अगर एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, अगर एक इंसान एक जहाँ से दूसरी जहाँ माइग्रेट कर रखा है, तो पहली बात जो इलेक्शन कमीशन है उसको ऐसे लॉज और कंडक्ट बनाने चाहिए जो कि कंप्लीटली कनेक्ट करें वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, क्योंकि जब दोनों एक साथ इंक्लूसिविटी में लाने की कोशिश करेंगे इन माइग्रेंट्स को, तभी हम कह सकते हैं कि वोटर पार्टिसिपेशन या वोटर टर्न अराउंड बढ़ेगा। ठीक है, इसमें यूपीएससी के रेलेवेंस के लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एज इट इज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट्स ऑफ इनफॉर्मल वर्कर एंड माइग्रेंट कम्युनिटीज़, ये भी आप एज एन एड ऑन मैं आपको बता रहा हूँ जो आप पढ़ सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या आया था। तो ये जीएस पेपर 2 का 2020 में जो सवाल आया था, व्हाट आर द चैलेंजेस टू आवर इलेक्टोरल सिस्टम एज इट इज़, देख लो आप यहाँ पे। ठीक है, माइग्रेशन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज, ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉपर टर्न अराउंड नहीं हो पा रहा है। सजेस्ट रिफॉर्म टू मेक इट मोर पार्टिसिपेटरी एंड इंक्लूसिव। अगेन सोल्यूशन आपके सामने है, क्या क्या आप कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग आप एज इट इज कॉपी करो, बट इसको एक दो पॉइंट इसका यूज कर सकते हैं आप। फिर जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है वो है हाईलाइट द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंटरनल माइग्रेंट्स इन एक्सरसाइजिंग देयर वोटिंग राइट्स, व्हाट सोल्यूशन कैन make the electoral process more inclusive, what are the challenges faced by internal migrants। अगेन आपको सारी चीज़ें बताइए, इसका मॉडल आंसर आप पीडीएफ से देख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट सेक्शन के लिए रिलेवेंट है। इसमें क्या हुआ है कि बेंगलोर में एक स्टडी हुई है जिसमें ये पाया गया कि जो अर्बन बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, अर्बन जो बायोडाइवर्सिटी है वहाँ की, या हम कहें जो वहाँ के पेड़ हैं, वो उतना ज़्यादा नेटिव नहीं है। समझ रहे हैं, पेड़ एग्जॉटिक है। मान लो अगर बैंगलोर का क्लाइमेट एक्स है तो वहाँ पे ट्रीज जो हैं वो वाई क्लाइमेट वाले पाए गए हैं। ठीक, और जब अगर कहीं पे क्लाइमेट एक्स है, वाई क्लाइमेट का ट्री वहाँ पे आएगा, तो इससे इन्वर्स इम्पैक्ट इंसान ह्यूमन के ऊपर उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना वहाँ के लोकल जो एनिमल्स हैं या लोकल वहाँ के जो एवियन स्पीशीज हैं, जिन्हें बर्ड स्पीशीज कहते हैं, उन पे जितना इम्पैक्ट होगा। ठीक है, और अगर एक नेटिव स्पीशीज ऑफ ट्रीज या वेजिटेशन उसी अगर एक्स बैंगलोर में क्लाइमेट है और एक्स क्लाइमेट की ही ट्रीज यहाँ पे रहेंगे, तो कहीं ना कहीं एक एज होगा, यहाँ पे जो इकोसिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा सर्कुलर होगा, एक साइकिल में सब कुछ चलेगा। बर्ड्स के लिए भी बहुत सही रहेगा ये। ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी आपको आर्टिकल पूरा समझा दिया, इतना आर्टिकल आपको पढ़ने की ज़रूरत वैसे भी नहीं है, बट स्टिल आप देखते हैं मेजर ऑब्जर्वेशंस क्या है। ठीक है, मेजर ऑब्जर्वेशंस ये देखा गया है कि अगर कोई एरिया कूलर है, ग्रीन है, तो वहाँ पे बर्ड की डाइवर्सिटी और ज़्यादा पाएगी। कूल मतलब मैं ठंडा नहीं कह रहा हूँ एकदम, कूल कहने का मतलब है मॉडरेट टेम्परेचर, जहाँ पे ग्रीनरी है, इन शॉर्ट आप कहो, तो वहाँ पे बर्ड की डाइवर्सिटी भी ज़्यादा है। और बर्ड की डाइवर्सिटी वहाँ पे कम पाई गई है जहाँ पे हीट आइलैंड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। हीट आइलैंड इफेक्ट क्या होता है? मान लो ये एक सिटी है, इस सिटी में ये एक 10 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, यहाँ पे बहुत बिल्डिंग बनी है, तो इसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर होगा ना, यहाँ बहुत गर्मी एक्यूमुलेट हो जाएगी, इसी को हम लोग कहते हैं हीट आइलैंड इफेक्ट। तो हीट आइलैंड में बर्ड्स की एक्टिविटी बहुत कम देखी जाती है। ठीक है, तो दूसरी चीज़ क्या है, आपको ऑलरेडी बताया एग्जॉटिक ट्री इश्यूज। मैंने पहले ही बताया 77% ऑफ बैंगलोर के ट्री एग्जॉटिक है, जो कि नेटिव बर्ड, जो अगर बैंगलोर की नेटिव बर्ड्स होंगी, लेट्स से बैंगलोर की नेटिव बर्ड ए है, तो ये ए बर्ड वाई क्लाइमेट में अडेप्टेड नहीं है, लेकिन बैंगलोर में अगर वाई क्लाइमेट के ट्रीज लगे हुए हैं और इस जो बर्ड ए है इसको बैंगलोर का क्लाइमेट एक्स है, तो इसको एक्स क्लाइमेट के तो ट्रीज चाहिए होंगे। तो आप सोच के देखिए 77% अगर बैंगलोर में ट्री एग्जॉटिक हैं, दैट मीन्स वाई क्लाइमेट के हैं, और बर्ड को चाहिए एक्स क्लाइमेट वाला, तो कहीं ना कहीं बर्ड की नेटिव पॉपुलेशन नहीं सपोर्ट कर पाएगी इसको अच्छे से। बर्ड पे इम्पैक्ट किस तरह से क्या होता है, पहले बहुत सिंपल चीज़ है, बर्ड हमेशा अवॉइड करती हैं हाई हीट वाले अर्बन जोन्स। ठीक है, क्योंकि जितना गर्म टेम्परेचर होगा उनकी रिप्रोडक्टिव सक्सेस उतनी ज़्यादा कम हो जाएगी। जितनी ज़्यादा गर्मी होगी तो बर्ड के जो एग्स होते हैं उनकी शेल्स बहुत थिन हो जाती हैं,
और हैचिंग बहुत ज़्यादा कम हो जाती है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है। और कुछ बर्ड्स बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं अर्बन माइक्रो क्लाइमेट। माइक्रो क्लाइमेट मतलब मान लो ये एक अर्बन एरिया है, तो यहाँ पे एक क्लाइमेट, यहाँ पे एक क्लाइमेट, यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि बाहर से लोगों ने चीज़ों को ऐड ऑन किया है। पहले ना केवल नेटिव स्पीशीज़ को ऐड किया होगा ट्रीज़ को, बट यहाँ पे इन लोगों ने डेवलपमेंट बहुत ही अनसस्टेनेबल फॉर्म में किया है, जिसका रेपरकशन या कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि इस जगहों पे अपने खुद के क्लाइमेट बन जाते हैं। बी सी डी, ये पूरा एरिया लेट्स से एक्स में है, एक्स के अंदर ये बी सी डी ई एफ जी एच टाइप के माइक्रो क्लाइमेट्स बन जाते हैं। और बर्ड को मतलब किससे है, एक्स क्लाइमेट से। तो बर्ड खुद ही कंफ्यूज रहती है, भाई साहब हम किस क्लाइमेट में जाएं। तो बहुत सेंसिटिव होती हैं कुछ बर्ड्स, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम अगर एक इकोलॉजिकल इंसाइट इसकी देखें, ठीक है, क्या इससे हो सकता है। तो पहली चीज़ तो ये है, जो नेटिव बर्ड स्पीशीज़ होती हैं वो बहुत ही अच्छा शेल्टर, फूड और ब्रीडिंग ग्राउंड प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। अगर कोई एक बर्ड को उसकी खुद की नेटिव स्पीशीज़ मिलेगी, ठीक है, वही सेम रीज़न एक्स क्लाइमेट है, वहाँ पे एक्स क्लाइमेट, और जो बर्ड ए है उसको एक्स क्लाइमेट पसंद है, तो वो अगर सेम क्लाइमेट में रहेगी तो उसको बेटर शेल्टर मिलेगा, फूड, ब्रीडिंग ग्राउंड और ज़्यादा अच्छा रहेगा उसके लिए, ठीक है, ब्रीडिंग ग्राउंड और अच्छा हो जाएगा। अब अगर बात करें एग्जॉटिक ट्रीज जो होते हैं, दिखते अच्छे हैं, ठीक है। अगर आप बैंगलोर की, सिर्फ एग्जांपल बैंगलोर की स्टडी पे है तो हम वहाँ के लिए बात करें, बट इसमें से की पॉइंट्स को आप यूज़ कर सकते हो अपने मेंस आंसर में। अगर रोड पे जो सीक्वेंस में अच्छे दिखने वाले ट्रीज लगाए तो गए हैं, लेकिन ये एक इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से बहुत ही अनप्रोडक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि एवियन पॉपुलेशन को ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करने में मदद करेंगे। तो इसमें रिकमेंडेशन क्या है, सबसे पहले तो एफॉरेस्टेशन अर्बन में होना चाहिए, नेटिव स्पीशीज़ और वेटलैंड को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। ये समझना चाहिए कि एक ही साइज़ हर जहाँ फिट नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हो कि ये वाई क्लाइमेट वाला ट्री सक्सेसफुल रहा है एक जहाँ, तो एक्स क्लाइमेट वाले में भी सक्सेसफुल हो जाएगा, ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक रिकमेंडेशन दी गई है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए वन साइज़ हर जहाँ फिट हो जाएगा। यूपीएससी के लिए रेलेवेंस पॉइंट ये रहे, जिसमें अर्बन इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, हीट आइलैंड एंड इकोलॉजिकल प्लानिंग, नेटिव स्पीशीज इन सस्टेन। ये आर्टिकल में 3 एड ऑन चीज़ें मैंने डाल दी, जिसको आप नेट पे सर्च करिए और समझने की कोशिश करिए, रेलेवेंट है। जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट एंड एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के सेक्शन से 2022 में जो क्वेश्चन आया था वो है, अर्बन ग्रीन प्ले स्पेसेस इन प्लानिंग आर एसेंशियल टू कॉम्बैट हीट आइलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस, डिस्कस विद एग्जाम्पल। आप सोच के देखो, क्या आप यहाँ पे नेटिव या एग्जॉटिव ट्रीज वाला एग्जाम्पल डाल नहीं सकते हैं। बात तो बैंगलोर के ऊपर थी, लेकिन उसके अंदर की पॉइंट क्या था, नेटिव एंड एग्जॉटिक ट्रीज। तो उसका यूज करके आप यहाँ पे डाल के अपने आंसर को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन में है, डिस्कस हाउ एग्जॉटिक ट्री प्लांटेशन अफेक्ट अर्बन बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, सजेस्ट मेजर्स टू अलाइन अर्बन एफॉरेस्टेशन विद इकोलॉजिकल नीड्स। तो क्वेश्चन सिंपल सा पूछा, डिस्कस करिए कि जो एग्जॉटिक ट्री प्लांटेशन है वो किस तरह से अर्बन बायोडाइवर्सिटी को इम्पैक्ट करता है। सिंपल सी बात है, कैसे इम्पैक्ट करता है, अभी आपने देखा किस तरह से इम्पैक्ट होता है। बर्ड की पॉपुलेशन इम्पैक्ट होती है, ठीक है, वहाँ पे इन्वेसिव स्पीशीज़ का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप एक बार आर्टिकल को पढ़िए, फिर इसका मॉडल आंसर पढ़िएगा, तो आपको एक बेटर आइडिया हो जाएगा। सॉरी। अब आते हैं लास्ट आर्टिकल पे। लास्ट आर्टिकल है कि जो कीमोथेरेपी ड्रग्स होते हैं, ठीक है, व्हाट इज कीमोथेरेपी ड्रग्स। कीमोथेरेपी ड्रग्स एक तरीके से कैंसर ट्रीटिंग ड्रग्स होते हैं। अगर किसी इंसान को कैंसर है और कहा जाए उसको कीमोथेरेपी दी जा रही है, तो इट मीन्स कि ऐसे ड्रग्स दिए जा रहे हैं। और ड्रग्स कैसे दिए जाते हैं, इंजेक्शन फॉर्म में दिए जाते हैं, इंजेक्ट किए जाते हैं उस इंसान की बॉडी में, जिससे जो कैंसर सेल हैं वो उनकी ग्रोथ कम होती है। देखो, मैं कम होती बोल रहा हूँ, खत्म भी होती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन, क्यों इसलिए बोलते हैं ना, सक्सेस रेट जरूरी नहीं 100% हो, स्टिल बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट स्टेज में चल रहा है। तो ये कीमोथेरेपी का मतलब यही है, जो कैंसर ट्रीट करने के लिए वैक्सीन वर्ड वुड नॉट बी राइट, बट वी कैन से जो इंजेक्शंस दिए जाते हैं उनको हम लोग काउंट करते हैं। अब हुआ क्या है कि ग्लोबल इन्वेस्टिगेशन में पाया गया है, जो कीमोथेरेपी ड्रग्स इंडिया की फर्म्स एक्सपोर्ट करती हैं उनमें क्वालिटी टेस्ट फेल हो गए। जो फाइंडिंग्स हैं उसमें क्या हुआ है, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉट्रे डेम ने ओवर 100 कंट्रीज के 189 सैंपल को टेस्ट किया है,
ठीक है, उसमें से ये पाया गया 20% ड्रग्स इस सब में से उनके क्वालिटी बेंचमार्क पे थे ही नहीं। ठीक है, और अगर मेजर ऑफेंडर की बात करें तो कंपनी वीनस रेमेडीज 8 में से 8 सैंपल में फेल हुई है। ठीक है, जिसमें ये साइक्लोफॉस्फेमाइड नाम का जो ड्रग होता है ये फेल हुआ है। ठीक है, आपको डिटेल में नहीं जाना कौन सा ड्रग यूज होता है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि क्या हुआ है एक्चुअल टर्म में। ठीक है, फेल हुआ है। अब कंपनीज जो इन्वॉल्व है 16 में से 17, टोटल 17 कंपनी में से 16 कंपनी ने फेल हुई हैं। ठीक है, जिसमें जूवस लाइफ साइंसेस, जीएलएस फार्मा ये सब इंक्लूडेड है। मतलब इसका कहने का मतलब ये हो रहा है कि इन्होंने क्वालिटी टेस्ट स्टैंडर्ड्स को फेल कर दिया है। और इसके पीछे रीजंस क्या हो रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा सवाल हो रहा है कि क्या इंडियन गवर्नमेंट प्रॉपर मॉनिटर नहीं कर रही है इन कंपनीज को, जो ये ऐसे ड्रग्स को सप्लाई कर रहे हैं। अगर ऐसे ड्रग सप्लाई होंगे तो उसका हेल्थ इम्पैक्ट क्या होगा। ऑब्वियसली बात है, अगर आपका कोई ऐसा ड्रग है जो क्वालिटी स्टैंडर्ड को मैच नहीं हो रहा तो मे बी उसका इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा लेस हो, क्योंकि उसके अंदर वो जो इंग्रेडिएंट होना चाहिए वो बहुत ही लेस एक्टिव है, या तो बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा है जिससे उसके साइड इफ़ेक्ट कंप्लीटली ज़्यादा हो जाते हैं। आपने कई बार सुना होगा जब आपका कैंसर का ट्रीटमेंट होता है तो उसमें लोगों का बाल बहुत ज़्यादा झड़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जितने सबसे फास्ट ग्रोइंग सेल्स होते हैं, जब कभी कीमोथेरेपी उनको दी जाती है तो वो जो ड्रग्स होते हैं वो कैंसर सेल को ख़त्म तो करते हैं, प्लस कभी कभी जो हमारे अंदर जो गुड सेल्स होते हैं ना, जिनकी ज़रूरत होती है, उनकी ग्रोथ को भी स्लो कर देते हैं या ख़त्म कर देते हैं। तो ये इसका पोस्ट इम्पैक्ट होता है। तो अगर कोई ऐसे ड्रग्स दिए जाएंगे जिसमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक या बहुत ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है तो उसका इम्पैक्ट और ज़्यादा होगा। या अगर कभी कभी बहुत लेस एक्टिव इंग्रेडिएंट है तो असर ही नहीं होगा, इट विल बी जस्ट लाइक आप एक सिरिंज लगवा रहे हो। ठीक है, अगर इथोपिया, नेपाल की बात करें तो वहाँ पे देखा गया है कि जो ट्रीटमेंट फेलियर बहुत ज़्यादा है, ऑर्गन डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और अगर ऐसे ड्रग दिए जाएंगे जिसमें कोई इम्पैक्ट ही नहीं है देन इट इज़ एब्सोल्युटली वेस्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे इन कंपनीज का रिस्पांस क्या है। जो वीनस रेमेडीज हैं उन्होंने कहा कि भाई ये जो क्लेम है ये कंप्लीटली साइंटिफिकली इम्प्लॉजिबल है। ठीक है, उन्होंने कहा कि हम लोग बहुत ही अच्छे से रोबस्ट क्वालिटी सिस्टम चेक करते हैं, तो अभी भी ये साइंटिफिक कम्युनिटी में उतने ज़्यादा स्टैंडर्ड पे हम नहीं डाल सकते हैं, ये इनका टेक है। और जो इंडिया के ड्रग रेगुलेटर हैं वो कहते हैं कि भाई जितने भी ड्रग्स फेल हुए हैं उनको वापस लाया जाए, उस पर प्रॉपर चेक किया जाए, और अगर बिल्कुल भी दिक्कत पाई जाती है तो उन पर पेनल्टीज़ और लीगल एक्शन लिया जाए। अभी तक WHO ने बिल्कुल भी इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। लेकिन अगर इन सब का हम एक ग्लोबल इम्प्लीकेशन देखें या पूरी दुनिया पे इसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो सबसे पहली बात तो ग्लोबल इम्प्लीकेशन ये होगा कि आप जितनी भी इम्पोर्टिंग कंट्रीज़ हैं वो ड्रग को, अगर उन्हें प्रॉपर टाइम पे ड्रग सही से नहीं मिलेगा और इस तरह से ड्रग मिलेगा तो कहीं ना कहीं उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, सेकंड चीज़ है इंडिया की जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं इन इन अगर हम फील्ड में बात करें, मेडिसिन की फील्ड में, वो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, क्योंकि जो फैमिलीज़ होती हैं उनको ड्रग की क्वालिटी के बारे में नहीं पता होता, और उन्हें ये भी नहीं पता होता हम इसकी अकाउंटेबिलिटी लें किससे। ठीक है, तो ये जितने लूप होल्स हैं इनको अगर नहीं सही किया गया तो जितनी भी प्रॉफिट ड्रिवन कंपनीज हैं ये लोग मोस्टली फोकस करेंगे कि हम किस तरह से अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि नाम तो कीमोथेरेपी ड्रग का है बट जा कैसा रहा है वो अभी किसी को भी नहीं पता है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। इसका अगर हम एक क्वेश्चन जो 2019 में आया था जीएस पेपर 2 के रेलेवेंट में, अप्रोप्रिएट लोकल कम्युनिटी लेवल हेल्थ केयर इंटरवेंशन इज अ प्रीरिक्विजिट टू अचीव हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है, अब इसका कैसे यूज़ कर सकते हो, इसमें अगर हमें एक कम्युनिटी लेवल हेल्थ केयर इंटरवेंशन चाहिए तो, और हेल्थ फॉर ऑल अगर हमें अचीव करना है तो क्या करना होगा। तो ऑब्वियसली बात है, आप रेलेवेंस सोचो, क्या ये टॉपिक कनेक्ट नहीं कर सकता एक्सेस टू सेफ एंड क्वालिटी मेडिसिन। अगर हेल्थ फॉर ऑल चाहिए तो हमें क्वालिटी मेडिसिन का होना भी तो ज़रूरी है, और क्वालिटी मेडिसिन कब होंगी, जब क्वालिटी जो मेडिसिन प्रोवाइडर्स हैं उनका एक रोबस्ट क्वालिटी चेक होगा, तब आइडिया लगेगा जो मेडिसिन प्रोवाइड हो रही है सही क्वालिटी की है, ख़राब क्वालिटी की है ना। तो इसका जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो है क्रिटिकली एग्जामिन द इम्प्लीकेशन ऑफ सब स्टैंडर्ड इंडियन कीमोथेरेपी ड्रग एक्सपोर्ट्स ऑन पब्लिक हेल्थ एंड इंडियाज फार्मास्यूटिकल रेपुटेशन। वो मैंने आपको ऑलरेडी अभी समझाया, आप एक बार इस क्वेश्चन को खुद से समझने की कोशिश करिए,
ठीक है, एक बार आर्टिकल का जो PDF है आप उसको पढ़िए, उसके बाद आप आराम से इसका जो मॉडल आंसर है उसको रेफ़र करेंगे तो आपको एक अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।